बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या आप भी सिमली पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर को समझने में आपको मुश्किल आती है? सिमली और मेटाफर में फ़र्क क्या है पता ही नहीं चलता। कंजंक्शन का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए समझ ही नहीं आती। तो इंशाल्लाह आज आपकी सारी कन्फ्यूजन को मैं दूर करूँगी। जो आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी वो आपने लाजमी तौर पर राइट डाउन करना है। इंशाल्लाह आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट नंबर 7 इसकी ट्रांसलेशन इस पोइम की और इसकी पैराफ्रेजिंग हमने की थी। इसमें जो ये मुश्किल टर्म्स थी जैसे कि सब कॉन्टिनेंट, ब्रिटिश कॉलोनियल और इम्पीरियलिज़म क्या है, इसमें कॉलोनियल रूल ये क्या है, ये सारी मैंने आपको जो है हमारी लास्ट वीडियो में इसमें बताई थी। तो आई होप कि आपको समझ आई होंगी। और अगर किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लास्ट वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि जब तक आपको पोइम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आंसर्स की भी नहीं होगी। हम यहाँ तक कर चुके थे, ये हमारे जो थे क्वेश्चन आंसर ये रह गए थे। तो हम अपने ये जो क्वेश्चन आंसर है इन्हें सबसे पहले देखते हैं। हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन इफ़ यू फेस फेलियर इन योर लाइफ? आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे अगर आपकी ज़िंदगी में आपको नाकामी मिली है? आई विल स्टे काम एक्सेप्ट द लॉस विदाउट कंप्लेनिंग, कि मैं बिल्कुल पुरसुकून रहूँगी या रहूँगा, जो नुकसान हुआ है उसको बर्दाश्त करूँगा, बग़ैर कबूल करूँगा बग़ैर किसी शिकायत को किए। एंड अवॉइड ब्लेमिंग अदर्स, और दूसरों को इल्ज़ाम दिए बगैर उसको नज़रअंदाज करूँगा। आई विल यूज़ माई इनर विल पावर टू गैदर माई स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट रिबिल्डिंग माई गोल्स फ्राम स्क्रैच। मैं अपनी अंदर की जो अंदरूनी ताकत है, विल पावर है, उसको इकट्ठा करूँगा, उसका इस्तेमाल करूँगी या करूँगा जो है वो ताकत लेने के लिए, और दोबारा से अपने जो गोल्स हैं उनको रीबिल्ड करने के लिए, दोबारा से एक तरह से उनको तामीर करने के लिए। हाउ विल यू सेलिब्रेट सक्सेस इन योर लाइफ? आप अपनी ज़िंदगी में किस तरह से कामयाबी को सेलिब्रेट करेंगे? आई विल सेलिब्रेट विद ग्रेटिट्यूड एंड ह्यूमिलिटी विदाउट बिकमिंग प्राउड और एरोगेंट, कि मैं कामयाबी को बहुत शुक्रगुजारी के साथ, बहुत आज़ी के साथ, बग़ैर मगरूर हुए जो है वो सेलिब्रेट करूँगा या करूँगी। आई विल रिमेंबर दैट सक्सेस इज़ टेम्परेरी, मैं याद रखूँगा या रखूँगी कि जो कामयाबी है वो आर्जी है। एंड इंश्योर आई नेवर लूज़ माई कनेक्शन विद ऑर्डिनरी पीपल, और इस बात को भी यकीनी बनाऊँगा या कि मुझे जो आम लोग हैं उनसे अपना कनेक्शन जो है, राब्ता जो है वो ख़त्म नहीं करना है। ठीक है जी। ये वैसे मैंने जैसे लास्ट अपनी ट्रांसलेशन जो हमने की तब भी मैंने मेंशन किया था कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी लाइफ पे अप्लाई करनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें ग्लॉसरी है, इसमें वर्ड्स मीनिंग है। इम्पोस्टर, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, एक ऐसा शख्स जो ये जाहिर करता है ये बनने के लिए कोई दूसरा, यानी कि दूसरा बनने की कोशिश करता है सिर्फ इसलिए कि वो लोगों को धोखा दे सके। नेव, अ डिसऑनेस्ट मैन और अ बॉय, कोई भी लड़का या आदमी जो कि ईमानदार नहीं है। sinew, a strong band of tissue in the body that joins a muscle to a bone, ये एक इस तरह से एक हमारा टिश्यू होता है बॉडी में जो कि हमारे मसल्स को, हमारी जो बोन्स हैं उनके साथ उन्हें कनेक्ट करता है, उन्हें जोड़ता है। स्टूप, टू बेंड योर बॉडी फॉरवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, यानी कि ऐसा आप ये समझिए कि जब हम अगर कोई चीज़ नीचे गिरती है हम उसको उठाते हैं और फिर हम ऊपर आते हैं, नीचे जाते हैं, फिर इस तरह से जो वो एक प्रोसेस होता है ना, जो वो हमारी इस तरह से पोजीशन होती है कि हम किसी चीज़ को पहले खड़े हैं और उठाने के लिए नीचे होंगे, फिर उठा के फिर हम दोबारा ऊपर होंगे, तो ये वो वाला है कि अपनी जो है बेंड करना मतलब झुकना। अच्छा जी, नेक्स्ट है अ ग्रेट सक्सेस, अचीवमेंट और विक्ट्री। हम इसमें कर चुके हैं कि ट्रायम्फ क्या है, कि एक कामयाबी है, विक्ट्री है, फ़तह है। विर्चू, बिहेवियर और एटीट्यूड दैट शो हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, कि ऐसा बिहेवियर है एटीट्यूड्स का ऐसा कि जो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है किसी के। ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। हमारे पास ये क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वन है दैट वी हैव इज़ अकॉर्डिंग टू द पोइट हाउ शुड वन रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म एंड ब्लेम? शायर के मुताबिक किसी को किस तरह से जो है वो तनकीद या इल्ज़ाम लगा रहा हो तो कैसे रद्द-ए-अमल देना चाहिए। वन शुड रिस्पॉन्ड बाई कीपिंग अ काम, एक किसी को किस तरह से करना चाहिए कि वो काम रहे, पुरसुकून रहे। कंपोज्ड माइंड व्हेन एवरीवन एल्स इज़ पैनिकिंग, बिल्कुल पुरसुकून दिमाग के साथ जब हर कोई घबराहट का शिकार हो। एंड प्लेसिंग ब्लेम ऑन यू, और आप इल्ज़ाम लगा रहा हो। फर्दर मोर यू मस्ट रिमेन पेशेंट, आपको जो है वो पुरसुकून रहना है, सब्र के साथ रहना है। एंड कम्प्लीटली रिफ्यूज़ टू एंगेज इन लाइज और हेटेड, और मुकम्मल तौर पर आपको इनकार करना है झूठ से और नफ़रत से। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटी डज द पोएट एम्फसाइज इन हैंडलिंग डाउट एंड सेल्फ ट्रस्ट? किस तरह से शायर ने इस चीज़ पे जो है वो ज़ोर दिया है ट्रस्ट को हैंडल करने में। द पोएट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड सेल्फ
confidence, urging individuals to trust their own choices when others doubt him. उसने ये चीज़ों को हाईलाइट किया है, इस अहमियत को, कि वो खुद एतमादी जो उनको बैलेंस करके रखें, और हर एक से उसने ये दरख्वास्त की है कि वो अपनी चॉइसेस पे ट्रस्ट करें जब दूसरे आप पे डाउट कर रहे हों. However, he also advises maintaining the maturity to accept एंड कंसिडर, और उसने इस चीज़ को भी जो है इसकी नसीहत की है कि मेचोरिटी को जो है मेंटेन करके रखें, टू एक्सेप्ट एंड कंसिडर वाई दीज पीपल आर डाउटिंग यू, और इस चीज़ को भी कंसिडर करें, गौर फिक्र रखें कि कोई आप पे शक क्यों कर रहा है. वट मैसेज डज द पोएम गिव अबाउट ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन. नज़्म ने जो है वो ख्वाब और लगन, इसके बारे में क्या पैगाम दिया है. द पोइट एक्सप्लेन्स दैट वाइल ड्रीमिंग एंड थिंकिंग आर इम्पॉर्टेंट. शायर ने इस चीज़ को बयान किया है कि ख्वाब देखना और सोचना बहुत अहम है. अ पर्सन मस्ट नेवर लेट दीज आइडियाज़ रूल ओवर देयर लाइफ. लेकिन इतनी इजाज़त भी नहीं देनी चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दें. ही एडवाइजेज़ यूजिंग एस्पिरेशंस एज इंस्पायरेशन विदाउट अलाउइंग them to twist your connection to reality. उसने नसीहत की है कि जो आपकी ये इंस्पिरेशन है, या आपकी जो भी यानी कि लगन है, या आप मुतासर होते हैं, तो इन्हें इतनी इजाज़त ना दें कि ये आपकी जो हकीकी ज़िंदगी है, उनके जो कनेक्शंस हैं, उनको ये जो है वो ट्विस्ट करें. हाउ शुड अ पर्सन हैंडल ट्विस्टेड ट्रूथ एंड पर्सनल लॉसेस. कि एक इंसान को किस तरह से इन अपने जो ज़ाती नुकसान हुए हैं, या जो झूठ इस तरह से तोड़ मरोड़ के बोले गए हैं, उन्हें हैंडल करना चाहिए. The poet suggests that one must patiently tolerate hearing their own words twisted by dishonest people to trick others. उसने फिर यही सजेस्ट किया है कि बहुत सब्र के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ, बर्दाश्त के साथ उन अल्फाज को सुने जो कि आपके थे, मगर उन्हें किसी ईमान दयानतदार यानी कि जो डिसऑनेस्ट है, मतलब ईमानदार जो नहीं है, जो उसने ट्रिक करके यानी कि उलझाने के लिए, फंसाने के लिए लोगों को आपके अल्फाज तोड़ मरोड़ के बोलें, तो आप सब्र का मुजाहरा करें. ही आल्सो एडवाइजेस स्टार्टिंग ओवर क्वाइटली फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आफ्टर अ मैसिव लॉस विदाउट एवर कंप्लेनिंग. और उसने ये भी नसीहत की है कि खामोशी के साथ दोबारा से शुरू करें उस चीज़ को बग़ैर किसी कंप्लेन किए, बहुत बड़ा अगर आपका लॉस भी हुआ है तो. क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट रिजिलियंस, रिबिल्डिंग एंड सेटबैक्स. रिजिलियंस का मतलब है कोई मुश्किल परेशानी ऐसी आ गई जिससे दोबारा से आपका निकलते हो आप उसमें से, वो आपकी रिजिलियंस है. रिबिल्डिंग है किसी चीज़ को दोबारा नए तरीके से तामीर करना, और सेटबैक्स वो है कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल जो आप नाकामी की तरफ किसी को लेके जाता है और उसको जो है वो बेहतरी की तरफ से आने से रोकता है. तो अब इसी के बारे में उसने पूछा कि जब हो जाए सेटबैक्स, यानी कि हो गया, तबाह हो गई, कोई चीज़ ख़राब हो गई, अब उस सिचुएशन से भी कैसे निकलेगा और वो उस चीज़ को कैसे दोबारा तामीर करेगा. द पोएट एक्सप्लेन्स दैट ट्रू रिजिलियंस मीन्स हैविंग द स्ट्रेंथ टू रिबिल्ड योर लाइफ फ्रॉम स्क्रैच आफ्टर अ बिग फेलियर. शायद ये बयान करता है कि हकीकत में जो मुश्किल से निकल कर आना है, उसका मतलब यही है कि आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप दोबारा से उस चीज़ को तामीर कर सकें एक बहुत बड़ी नाकामी के बाद. ही एडवाइजेस मूविंग फॉरवर्ड इमीडिएटली विद व्हाटएवर यू हैव लेफ्ट इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर व्हाट यू लॉस्ट. नसीहत करता है कि जल्दी से आप मूव ऑन कर जाएं उसके साथ जो कि आपने खोया है, बग़ैर कंप्लेन किए, बग़ैर रोए. अकॉर्डिंग टू द पोएम, हाउ शुड वन परसिस्ट इन डिफ़िकल्ट टाइम. नज़्म के मुताबिक मुश्किल वक्त में किसी को किस तरह से रहना चाहिए. You must force your body and mind to keep moving forward even when you feel completely tired. आपको अपनी बॉडी, अपना जो आपका माइंड है, उसको ये फोर्स करते रहना है कि वो आगे मूव फॉरवर्ड करता रहे, हत्ता कि कम्प्लीटली अगर आप थक भी गए हैं. He advises relying on प्योर विल पावर टू होल्ड ऑन व्हेन एवरीथिंग फील्स एम्प्टी एंड होपलेस. वो नसीहत करता है मुकम्मल तौर पर अपनी अंदर की विल पावर के ऊपर इन्हिसार करने की, ताकि आप डटे रहें. जब हर एक चीज़ खाली, बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, तो आपको उस चीज़ में मुकम्मल तौर पर जो है वो रिलाई करना चाहिए. लास्ट है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम रिगार्डिंग इंटीग्रिटी एंड ह्यूमिलिटी इन लाइफ. The poet advises you to keep your good values when hanging out with ordinary people and stay humble around rich or powerful leaders. शायर नसीहत करता है कि आप अपनी अच्छी वैल्यूज़ को अपने साथ रखें जब आप आम लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, लेकिन आप आजिज़ रहें जब आप पावरफुल लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं. ही emphasizes finding a balance. आपको बैलेंस रखना है, so that neither your enemies nor your friends can hurt you, ताकि
कोई भी जो है ना वो आपका एनिमी ना कोई आपका दोस्त आपको वो हर्ट कर सके। ठीक है जी। नेक्स्ट अब हमारे पास जो है वो ये वोकैबलरी है। वोकैबलरी है कॉन्टेक्चुअल क्लू, यानी कि हमें टेक्स्ट में ऐसा क्या क्लू मिलता है वो हमने इसमें बताना है कि होता क्या है। अ कॉन्टेक्चुअल क्लू इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डिटेल। ये एक तरह से एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, डिटेल होती है विद इन आ टेक्स्ट, एक टेक्स्ट में, दैट हेल्प द रीडर, जो कि रीडर की मदद करता है अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, फ्रेज और अ पैसेज। यानी कि ये एक इस तरह से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी मदद करता है मीनिंग को समझने के लिए, किसी फ्रेज़ को समझने के लिए, किसी पैसेज को समझने के लिए। contextual clues can be found in the sentences surrounding the unfamiliar words or concept and can include definitions, examples, statements or descriptions that clarify its meaning. So in simple, the contextual जो हमारा contextual clue है वो एक तरह से हमारा piece of information है जो कि हमें जो पूरी टेक्स्ट होती है उसमें, चाहे वो कोई वर्ड है, चाहे कोई पैसेज है, चाहे वो कोई फ्रेज़ है, हमें उसके बारे में वो जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है और ये हम इसको कहीं भी हमें ये टेक्स्ट में मिल जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप ख्वाब देखते हैं, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, और आप अपने ख्वाबों को जो है वो अपना मास्टर नहीं बनाते। इफ़ यू कैन थिंक, अगर आप सोचते हैं, एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। अच्छा, अब आप गौर करें कि अगर हम ये जो वर्ड्स हैं इन्हें सिर्फ सिंपली तौर पे हम इन्हें बोल लें, ठीक है, जैसे मैं अगर यही बोलूँ इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप ख्वाब देख सकें, तो आपको बात की समझ नहीं आएगी। क्या मैं ये कहूँ एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, तो ये इनकम्प्लीट है। जब तक हमें अपनी पूरी नज़्म का पीछे बैकग्राउंड नहीं पता होगा कि किसके बारे में बात की जा रही है, कि ये उसका पूरा पस मंज़र है क्या है, तो हमें समझ नहीं आएगी। इसको मज़ीद यहाँ पे उन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। द वर्ड्स नॉट मेक ड्रीम योर मास्टर, अब जो ये अल्फाज थे कि अपने ख्वाबों को अपना मास्टर ना बनाएं, इन द फर्स्ट लाइन ऑफ स्टैंजा में नॉट मेक सेंस एट फर्स्ट, पहले तो हमें इसकी समझ नहीं आती, लेकिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टैंजा इज़ रिवील्ड बाय इट्स कॉन्टेक्स्ट, लेकिन उसका पस मंज़र स्टैंजा को जो था वो इसको रिवील करता है, जाहिर करता है। विच स्ट्रेस द नीड ऑफ कीपिंग कंट्रोल ओवर वंस गोल, जो कि इस बात पे ज़ोर देता है कि ज़रूरत है कि आप काबू रखें अपने गोल के ऊपर, एंड रिफ्यूजिंग टू लेट देम रूल वंस लाइफ, और इस चीज़ को इनकार करता है कि किसी की ज़िंदगी पे हुकूमत करें। द पोएम मेक्स द पॉइंट दैट ऑल्दो हैविंग एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स इज़ वाइटल, के लगन रखना, ख्वाहिशात रखना बहुत ज़रूरी है। इट्स आल्सो क्रिटिकल टू बी ग्राउंडेड एंड रियलिस्टिक वाइल वर्किंग टूवर्ड दीज गोल्स, तो इन गोल्स के साथ काम करते हुए आप हकीकत का भी जो है वो ध्यान रखें। तो नेक्स्ट अब हमने इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच एंड राइट इट्स टाइप अगेंस्ट ईच सेंटेंसेस। ठीक है, हमने जो है ना ये फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच ये है कि जो आपके पास लिखा हुआ हो आप उसको बता सकें कि इसमें क्या आपकी फ़िगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि फ़िगर ऑफ स्पीच बेसिकली होती है सिमली, मेटाफर आपके पास आ जाता है, इसमें पर्सोनिफिकेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, अब हमने वो यहाँ पर राइट करना है। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आती है वो सिमली में और मेटाफर में आती है, वो दोनों को मिक्स कर देते हैं, बट इंशाल्लाह आज मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊंगी, आपको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच मज़ीद हमारी टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाती है, बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है वो इंगेज बना देती है। अब जैसे देखें, द वाटर वॉज एज़ कोल्ड एज़ आइस। जब भी, अब मैं आपको जो है रिकमेंड करूँगी कि आप, मैं जो लाइंस आपको बताऊँ, कंसेप्ट्स बताऊँ, वो लाजमी अपनी बुक पे यहाँ या वहाँ कहीं भी स्पेस आपको मिले तो आप लिखते जाएँ। ठीक है, जब भी एज़ का वर्ड आए ना बच्चे, एज़, तो एज़ से फ़ौरन समझ लें, जब भी वर्ड एज़ का आए तो एज़ से फ़ौरन समझ लें कि यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया, यहाँ पे सिमली का इस्तेमाल हुआ है कि जब भी वर्ड आएगा एज़ का तो आपने समझ लेना कि सिमली है। अब कैसे सिमली है, अब मैं आपको ये भी बताऊँगी। बच्चे जो सिमली है ना, सिमली बेसिकली इस्तेमाल होती है दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करने के लिए, लेकिन वो कंपैरिजन ऐसा कि दोनों को सेम करने के लिए। जैसे कि देखें, गौर से देखें, जो पानी है, पानी का क्या कहा गया कि पानी बिल्कुल ऐसा था,
एज आइस, यानी कि इतना ठंडा था जैसे बर्फ़। अब गौर करें, जो बर्फ़ है वो ठंडी होती है ना, और पानी के बारे में भी क्या कहा गया कि ये भी ठंडा था, ऐसे ठंडा था। दोनों चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया गया, और मैंने आपसे क्या बताया कि सिमिली नंबर 1 कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होती है, नंबर 2 उन दोनों चीज़ों को आपस में सेम बताने के लिए कि दोनों क्या हैं, सेम है। अब एक जो चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताती हूँ वो ये, आप बच्चे यहाँ से इसको याद रखें। लेट्स सपोज ये मैंने राइट कर दिया है, हमारे पास जो है ये सिमिली, ठीक है, ये मैंने सिमिली को राइट किया। अब यहीं से आप गौर करें, आपकी सिमिली जो है ऐसे बन रही है, और नीचे इसका वर्ड सिमिली से सेम का याद रख लें कि जब दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे सेम करने के लिए, तो समझ जाएं कि वो आपकी जो है वो सिमिली है, ऐसे सेम। और इसमें हम नंबर 3 पे याद रखें, हम एज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये एरो लगा के बेशक आप इसको कर लें, मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आपको एरो लगा के बता भी दूँ, मतलब यहाँ पे समझ, एक एरो ऐसे लगाएं कि ये एक तरह से मेरे पास स्पेस कम थी थोड़ा सा, फिर दूसरा ये बनाएं ऐसे। नंबर 1 सिमिली, वो क्या याद कैसे रखना है, सेम से याद रखना है कि एस से सिमिली, तो एस से सेम के दो लफ्ज़ों को सेम करने के लिए। और लास्ट पे कि क्या इसमें इस्तेमाल होंगे वर्ड, इसमें एज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये आपकी होगी सिमिली। अब हम सबसे पहले सिमिली को कवर करते हैं। अब और गौर से देखें, द कार वॉज मूविंग एज स्लोली एज अ स्नेल। अब मुझे आपने बताना है ऑनेस्टली, वीडियो को यहीं पे पॉज करें, कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताएं कि इसका आंसर क्या था। आपने राइट डाउन कर लिया? चलें अब देखते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। तो द कार वॉज मूविंग एज स्लोली एज अ स्नेल, तो यहाँ पे सिमिली का इस्तेमाल आएगा कि ऐसे आप देखेंगे, नो, आप फर्स्ट पे क्या देखेंगे, आप फर्स्ट पे ये देखेंगे कि दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया गया है। सेकेंडली दोनों को सेम बताया गया, कार कैसे मूव करी थी, बिल्कुल स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, जैसे एक स्नेल मूवमेंट करता है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। जब हमने ये देखा कि हमने सिमिली के बारे में पढ़ा था, तो ये हमारे सिमिली के फ्रेमवर्क में जाके बिल्कुल ये फिट हो गया कॉन्सेप्ट में, कि सिमिली के बारे में पढ़ा था कि सिमिली जो है वो दो को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे हमने याद रखा था सेम। तो यहाँ तक लेवल पूरा हो गया। तो 3rd पे हमारा एज आ गया, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे आपका आएगा सिमिली, यहाँ पे आपका आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ एस लिख देती हूँ, लेट मी राइट दिस, मैं एस लिख देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि ये सिमिली ही है। वैसे बहुत खौफनाक से मैंने एस लिख दी है, लेकिन चलिए गुजारा हो जाएगा। स्पेलिंग आपने देख लेने, SIMILE सिमिली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है द लीव्स वेव्ड गुड बाय एज दे फेल फ्रॉम द ट्री। अब यहाँ पर हमारा क्या इस्तेमाल होगा, अब देखें यहाँ पे भी एज का वर्ड आ गया, राइट, यहाँ पे भी एज। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी सिमिली लगेगी, तो बच्चे अगर हम यही देख लें कि यहाँ पे सिमिली लगेगी, तो हम पहले दो ऊपर वाले देखेंगे कि वो यहाँ पे फिट हो रहे हैं। जो पत्ते थे उन्होंने हाथ हिलाकर गुड बाय कहा, मतलब लहराया, लहरे या लहराकर गुड बाय कहते हुए वो ट्री से नीचे गिर गए। यहाँ पर एक पूरी बात की गई है कि मतलब जो पत्ते थे वो लहराते हुए, अलविदा कहते हुए नीचे गिर गए। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन तो नहीं किया गया ना, तो इसका मतलब अगर एज आ भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो पहले दो है ना शुरू वाले, वो यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे, मतलब यहाँ पे ना तो दो चीज़ों का कंपैरिजन है, ना दो को सेम किया गया। यहाँ पे एक बात बताई गई है कि पत्ते लहराते हुए, अलविदा करते हुए नीचे गिर गए, राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताएं आप कि क्या, अब क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ कि क्या पत्ते जो हैं वो अलविदा कह सकते हैं, बोल के कह सकते हैं क्या वो अलविदा? वो नहीं कह सकते ना। हाँ, वो दरख्त से नीचे गिर सकते हैं, मगर खुद नहीं गिर सकते, जब हवा चलती है या वो जो पत्ते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे बच्चे आप याद रख लें, यहाँ पे जिसका फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है ना, यहाँ पे आप लिख लें, बल्कि मैं स्पेलिंग पहले आपको बता देती हूँ, फिर आप ना लिख लें। इधर आपकी आएगी बच्चे पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे आप राइट कर लें, ठीक है। ये आपकी आ गई पर्सोनिफिकेशन, स्पेलिंग लिख लें। अब आपने इसके तरीका कैसे याद रखना है बच्चे, पर्सोनिफिकेशन का गौर करें, शुरू में क्या आ रहा है, पर्सन आ रहा है ना। पर्सन का मतलब क्या होता है, शख्स, इंसान, इंसान है ना वो। तो यहाँ से ऐसे याद रखें कि जब ऐसी खूबियाँ, ऐसी क्वालिटीज़, ऐसे एक्शंस, ऐसे काम के जो इंसान कर सकते हैं, लेकिन वो ये दिखाया जाए कि ये नॉन लिविंग जो है ये काम कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये पर्सोनिफिकेशन है। अब आपको मेरी बात समझ आई कि मैंने कहा कि पर्सोनिफिकेशन के पर्सन से ट्रिक आपने याद रखनी है कि जब भी आपको ये लगे कि कोई नॉन लिविंग थिंग, यानी कि बेजान चीज़ इंसानों वाले काम करीब, इंसान क्या कर सकते हैं, जो भी इंसान काम कर सकते हैं, मूवमेंट के साथ बातें कर सकते हैं, XY जो भी, आपको जब लगे कि ये इंसान काम कर सकते हैं मगर इस नॉन
नॉन लिविंग को दिखाया गया है तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको भी एक्टिविटी देती हूँ, वीडियो को पॉज करें। अब अभी जहाँ आप बैठे हुए हैं, चाहे आपके पास मोबाइल पड़ा हुआ है, लैपटॉप है, पिलो है, आपके पास जो है वो आपकी कबर्ड है सामने नज़र आ रही है, व्हाटएवर जो भी आपको भी सामने नज़र आ रहा है ना, कोई सी चार चीज़ें जो कि आपने इस्तेमाल करके पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करके आपने बताना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर मेरे सामने मोबाइल जैसे पड़ा हुआ तो मैं कहूँगी माय मोबाइल इज़ डांसिंग। ठीक है, कि वो डांस कर रहा है, वो रक्स कर रहा है, जो कि अब इसमें मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने इसमें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से आपने चार जो है ना मुझे कोई ये भी कमेंट सेक्शन में इंशाल्लाह आपने बताने हैं। अब नेक्स्ट है द अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट मी, वो मेरी तरफ देख के चिल्लाया। अब मुझे ये बताएं कि क्या जो अलार्म क्लॉक है वो ऐसा कर सकता है, वो चिल्ला सकता है? वो ये किसके काम है? ये हम शरीफ इंसानों के काम है। हम चिल्लाते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम चीख चीख के बात करते हैं, हम चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं। तो ये हमारी क्वालिटी बताई गई है बेसिकली। तो यहाँ पे इस बेचारे का वैसे कसूर नहीं था, तो अब क्योंकि अब इसने इंसानों वाले काम किए हैं तो हम भी इसको जो है वो टैग लाइन देंगे पर्सोनिफिकेशन की। तो मैं एरो लगा के बता देती हूँ कि यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन ही आएगी। ठीक हो गया। हिज टेम्पर वॉज अ वोल्केनो रेडी टू इरप्ट, इसका जो उसकी बर्दाश्त थी बिल्कुल एक वोल्केनो की तरह से थी जो कि फटने के लिए तैयार थी। अब यहाँ पर क्या आएगा? अच्छा, अब आप यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन आएगी। आप पर्सोनिफिकेशन कैसे आएगी वो मैं आपसे पूछूंगी। अच्छा, आप हो सकता है ये कहें कि यहाँ पे टेम्पर कहा गया है कि उसका टेम्पर भी जो है वोल्केनो की तरह था और फटने की तरह, शायद कुछ इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। तो स्टूडेंट से देखें, जब अब यहाँ पे जो इसका इस्तेमाल होना है, यहाँ पर वह मेटाफर का इस्तेमाल हुआ। पहले मैं मेटाफर का स्पेलिंग आपको बता देती हूँ, तो ये जो मुझे बार बार ये लिखना पड़ता है ना, ये मुझे बहुत इरिटेट करता है। शायद मैं इसमें इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ बाकी यूट्यूबर्स की तरह, तो चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम भी कर ही लेंगे। ठीक है, मेटाफर, ये आ गया जी आपका मेटाफर, ये स्पेलिंग आ गई। यहाँ पे हुआ इस्तेमाल मेटाफर का। अब मेटाफर क्या है? अब इसकी मेरी बात ध्यान से सुने। मैंने आपसे बताया था शुरू में वीडियो के कि सिमिली और मेटाफर ना मसलन कि कंफ्यूज बहुत करते हैं, क्योंकि दोनों में हम एक तरह से कंपैरिजन करते हैं। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुन ली आपने। सिमिली में आपको डायरेक्ट दो चीज़ें बताई जाएंगी, दरमियान में एज या लाइक का वर्ड होगा और उनको कंपेयर किया जाएगा। जैसे वाटर इज़ एज कोल्ड एज आइस, द कार वॉज मूविंग एज स्लोली एज अ स्नेल। लेकिन मेटाफर में भी कंपैरिजन ही किया जाएगा, लेकिन इसमें एज लाइक का कोई चक्कर नहीं होगा, डायरेक्ट बताया जाएगा। डायरेक्ट से मुराद, गौर से देखें, उसका टेम्पर वोल्केनो था। यहाँ पे अगर ये कहा जाता है हिज टेम्पर वॉज एज अ वोल्केनो, ठीक है ना। अगर ऐसे आता है एज, तो हमें समझ आनी थी कि एक तरफ वोल्केनो और एक तरफ उसकी बर्दाश्त, उसका टेम्पर है, दोनों का कंपैरिजन किया गया, दरमियान में एज आया, तो हमने सिमली को कहना था। लेकिन अब यहाँ पे उसके साथ डायरेक्ट लिंक कर दिया गया कि उसका टेम्पर वोल्केनो है जो कि फटने के लिए तैयार है। तो अब आपको समझ आई कि मेटाफर क्या है। अब नेक्स्ट और देखते हैं। हर लाफ्टर वॉज अ स्वीट। अच्छा, अब गौर करें, यहाँ पर भी जो लाफ्टर है यानी कि जो हंसना है, जो ऊंचा हंसना है, ये बहुत एक खुशी का इजहार करना है हंस कर। अब वो भी क्या कहा गया, एक स्वीट सिम्फनी है। ये भी एक तरह से म्यूज़िक की टर्म है जिसमें बहुत से साउंड्स को मिला के एक साउंड प्रोड्यूस करके एक रिथम बनाया जाता है। ये वो बताया गया है कि उसकी हंसी को इस खूबसूरत तरीके के साथ उसे बेसिकली कंपेयर किया गया है। लेकिन क्या है, एज का इस्तेमाल नहीं किया गया, मेटाफर डायरेक्ट बताया गया। आई होप कि मेरी बात आपको मेटाफर में समझ आ रही होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। देखें, अगर एक एग्जांपल है, जैसे अक्सर कहा जाता है ना कि ये, अच्छा जैसे ये ऐसे बहादुर है जैसे शेर, ये ऐसे बहादुर है जैसे शेर। अब दरमियान में जब मैंने जैसे का अल्फाज का इस्तेमाल किया, वर्ड का, आपको फ़ौरन समझ आया कि सिमली मैंने कहा है। और अगर मैं ये कहूँ ये शेर की तरह बहादुर है, ये आपको समझ आई। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस में फ़ौरन फ्लो में कह दिया, मैंने जैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने डायरेक्ट उसको उसके साथ किया। तो मैंने ये क्या किया, मैंने मेटाफर इस्तेमाल की। ठीक है, आई होप कि आपको अब इसकी समझ आ गई होगी, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर फिर भी हुई तो कोई बात नहीं है, आपने इंशाल्लाह मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता सकूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस। कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और ट्रांजिशनल डिवाइसेस का हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हम अपनी पीछे वाली वीडियोस में 12 कंजंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं हम, कि ये हमारे जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता है आपस में उनकी एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं, उनको आपस में जो है ये कनेक्ट करती हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी कंजंक्शन किस किस तरह की होती हैं, तो वो हम उसमें डिटेल में पढ़ चुके हैं सारा भी। लास्ट आई थिंक पिछली वीडियो में हमने जो लेसन था हमारा लास्ट वाला, उसमें हमने किया था।
तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या आएगा। वी गो टू द गार्डन डैश प्लांट ट्रीज। अच्छा, मैं हमेशा, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी मेंशन किया था कि बच्चे जब भी आपने करना है ना, आपने सबसे पहले इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, आपको आंसर वहीं से मिलेगा और उसी के आपने इंग्लिश बना के लिख देनी है। जैसे देखें, जैसे अब आप इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करें, हम बाग में गए। अच्छा, बाग में चले गए, अब वहाँ जाके काम क्या किया, दरख्त उगाए। हम बाग में गए और वहाँ पे दरख्त लगाए। अब आप गौर करें, यहाँ पे मैंने जब उर्दू बोली तो मुझे क्या लफ्ज़ समझ आया, मैंने और का लफ्ज़ बोला ना, और। तो हमारा जब इंग्लिश में हम जाते हैं तो और के लिए हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आ गया एंड, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब नेक्स्ट देखें, इसकी भी उर्दू करें। ही स्टडीड हार्ड, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, लेकिन देखें उसने इतनी बेचारे मेहनत से पढ़ाई की मगर जो है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया। अब इसके लिए इंग्लिश में जब हम मगर या तो के वर्ड हमने इस्तेमाल करना हो तो हम येट या सो का इस्तेमाल हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा येट आएगा, ठीक है। इट वॉज हॉट आउटसाइड, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वी वेंट बैक टू आवर होम, तो हम घर वापस आ गए। अब देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या बोला, तो, और मैंने आपको अभी यहाँ पे क्या बताया था कि जब भी इंग्लिश में तो या हो तो हम उसके लिए येट या सो का इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पे सो का इस्तेमाल करेंगे कि तो हम वापस आ गए। आपने सिंपल सिर्फ उर्दू में ट्रांसलेट करना है, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। शी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी। शी डिड नॉट गिव अप द होमवर्क, वो थक गई थी मगर फिर भी उसने अपना होमवर्क जो है उसके ऊपर गिव अप नहीं किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे जो वर्ड क्या बोला है कि वो थक गई थी मगर फिर भी, मगर या अगर लेकिन हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं ना, तो एंड का हम इधर करेंगे कि वो थक गई थी और फिर भी उसने जो है वो अपना काम करना नहीं, मैंने गलत वर्ड लगा, यहाँ पे बट आएगा, यस बट, ठीक है, कि वो इतना थक गई थी मगर फिर भी उसने जो है वो अपना काम करना नहीं छोड़ा। शी इज़ डैश इंटेलिजेंट डैश हार्ड वर्किंग। अब यहाँ पे आप गौर करें, जब भी दो क्वालिटीज़ बताई जाए ना तो आपने समझ लेना कि इसके बोथ आएगा। शी इज़ बोथ, वो दोनों हैं। क्या क्या है वो इंटेलिजेंट भी है और यहाँ पे क्या आएगा कि वो जो है वो हार्ड वर्किंग भी है। ये इतना थोड़े से वो लोगो आ रहा है उनका, तो मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है। डैश द मैनेजर डैश द एम्प्लॉयज़ न्यू अबाउट द चेंज। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे क्या आएगा, उन्होंने क्या कहा है कि ना मैनेजर को ना एम्प्लॉय जो उसको चेंज के बारे में कुछ नहीं पता। तो जब भी इस तरह के वर्ड आएँ तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट वन आता है नाइदर, और नैन हमारा जो सेकंड आता है वो आता है नॉर, ठीक है। ये क्या इसको हो गया है, नॉर, यानी कि जब आपको दो क्वालिटीज़ नज़र आएँ तो आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट वन में बोथ लगेगा, बाद में हमारा एंड लगेगा। जब हमारे पास बात की जाए, हमें नज़र आए कि सेंटेंस में दोनों तरफ ना है, तो पहले हम नाइदर और फिर हम नोर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट है यू कैन डैश रीड द बुक्स डैश वॉच द मूवीज़। अब यहाँ पे देखें उसको दो काम क्या कहेंगे कि या तो जो है वो रीड बुक्स कर ले, या तो क्या क्या वो मूवी को वॉच कर ले, ठीक है। यू कैन, यहाँ पर अगेन स्पेस है, यू कैन नॉट ओनली, ठीक है, हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नॉट ओनली का, कि यू कैन नॉट ओनली रीड द बुक्स, कि ना सिर्फ जो है तुम बुक्स पढ़ सकते हो बट ऑल्सो वॉच द मूवीज़, लेकिन बट, यानी कि दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल, ये फिर ख़राब हो रहा है, बट यानी कि आपको क्या कहा गया है, देखें कि यू कैन डैश रीड द बुक्स, कि ना सिर्फ तुम किताबें पढ़ सकते हो बट वॉच द मूवी, कि तुम मूवी भी देख सकते हो, ठीक है। द डिश वॉज डैश डिलीशियस डैश इट लुक्ड। अब यहाँ से गौर करें कि उसके बारे में क्या कहा गया है कि जो डिलीशियस डिश थी वो ना सिर्फ जो थी वो डिलीशियस मज़ेदार थी मगर दिखने में द डिश वॉज एज डिलीशियस, ठीक है, एज डिलीशियस एज इट लुक। यहाँ पे आपको समझ आ रही कि हमारी यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है कि डिश के बारे में कहा गया है कि ना सिर्फ वो दिखने में जो है वो जैसी थी खूबसूरत थी बल्कि खाने में भी वैसे उसका टेस्ट था, ठीक है। ये हमने कंजंक्शन कर ली। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट हम करते हैं रीराइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग कंजंक्शंस टू देम। हमने इन्हीं सेंटेंसेस को दोबारा रीराइट करके लिखना है और इनमें हमने जो है वो कंजंक्शन बतानी है। अब मैंने, अच्छा ये जो मैंने अभी आपको बताई थी सिम्पली, मैंने इसकी स्लाइड रेडी की थी बट आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मुझे याद नहीं रहा था। चलें आप इसकी पिक्चर बना लें ताकि आपको जो है वो प्रॉब्लम ना। अब हम आते हैं हमारी उसकी जानिब। अच्छा फ़ौरन लिखने ना बैठें, पहले समझ लें फिर बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, रट्टा करेंगे तो फ़ायदा कोई भी नहीं होगा। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, यू कैन हैव आइसक्रीम फॉर डेज़र्ट, यू कैन हैव केक फॉर डिज़र्ट। आप जो है वो आइसक्रीम भी ले सकते हैं, केक भी ले सकते हैं। देखिए दोनों की ऑफ़र आ गई है ना,
तो इसलिए हमने यहाँ पे और का इस्तेमाल करना है। जब दोनों चीज़ों की ऑफ़र हो तो हम और यानी कि या। ही वॉज टायर्ड, ही कंटिन्यू टू वर्क, वो थक गया था मगर फिर भी काम उसने जारी रखा, वो काम करता रहा। तो हमने इसलिए लेकिन यहाँ पे बट का हम दरमियान में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दे डिड नॉट हैव इनफ मनी, दे कुड नॉट बाय द टिकट्स। अब देखिए यहाँ पर रीज़न दी गई है ना कि उनके पास इतना पैसा नहीं था इसलिए उन्होंने टिकट्स नहीं खरीदी। तो इसलिए तो हम यहाँ पे तो यानी कि सो का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड वेयर अ कोट, इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। अगेन आपको कोट पहनना चाहिए क्योंकि बाहर जो है वो सर्दी। अब क्योंकि तो बिकॉज आ गया, ठीक है। द रेस्टोरेंट सर्व्स डिलीशियस फूड, द रेस्टोरेंट हैज़ ग्रेट सर्विस, उनका जो टेस्ट अच्छा है और सर्विस भी अच्छी है। अब दोनों को जब मिला के मैं बात करूँगी तो मैं क्या कहूँगी कि जो रेस्टोरेंट है वो बहुत अच्छा टेस्ट सर्व करता है और उनका बहुत अच्छी सर्विस भी है। मैं और का इस्तेमाल करूँगी तो इसलिए यहाँ पे एंड का इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट, राइट अ स्टोरी ऑफ योर ऑन चॉइस बाय यूजिंग ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमने स्टोरी बतानी है। अच्छा, ट्रांजिशनल का लास्ट क्योंकि लेक्चर में बता चुकी थी, फिर भी चले यहाँ दोबारा बता देती हूँ। ट्रांजिशनल डिवाइसेस वो होती हैं जो कि हम जैसे इन एडिशन, मोर ओवर, ऑल्दो, इस तरह के जब वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो टेक्स्ट को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, हमें मज़ीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि देखिए इवेंचुअली ये यहाँ पे आपकी जो है वो ट्रांजिशनल, कॉन्सिक्वेंटली इस्तेमाल हुई है, जैसे कि एंड, फर्स्ट, बट, ये जो है ना आपके इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह आपका भला करे, कंजंक्शन इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। अब स्टोरी हमने लिख दी है। वंस अपॉन अ टाइम अ यंग बॉय नेम्ड लियो वांटेड टू बिल्ड अ ट्री हाउस बिकॉज ही लव्ड लुकिंग एट द स्टार्स। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक यंग बॉय लड़का जिसका नाम लियो था वो ट्री हाउस बनाना चाहता था क्योंकि उसे सितारे देखने का बहुत शौक़ था। फर्स्ट ही गैदर स्ट्रॉन्ग वुडन प्लैंक्स एंड बोरोड हिज फादर्स हैमर। उसने सबसे पहले वो लकड़ियों की जो थी वो इकट्ठी की और अपने जो बाबा का हैमर हथौड़ा था वो लिया। ही वर्कड हार्ड ऑल मॉर्निंग, वो सुबह तक काम करता रहा। बट द वुडन बेस केप्ट शेकिंग, मगर जो उसकी बेस थी ना, यानी कि जो घर बनाया था उसकी जो बेस थी वो जो थी वो कांपने लगी, लरजने लग गई। नतीजा ये निकला, ही रियलाइज दैट ही नीडेड अ मच थिकर ट्री ब्रांच फॉर प्रॉपर सपोर्ट, कि उसे ट्री की शाख जो है बहुत स्ट्रॉन्ग वाली चाहिए उसकी सपोर्ट के लिए। Next is older sister Sarah noticed his struggle and decided to help him। और उसकी जो है जो उसकी बहन थी सारा, उसने इस चीज़ को गौर किया, उसकी स्ट्रगल को, और उसने उसकी मदद करने का फ़ैसला किया। Not only did she hold the ladder steady, ना सिर्फ उसने सीढ़ी को बिल्कुल सीधा पकड़ के रखा, but she also helped him secure the main beam safely। और उसकी भी मदद की कि वो जो बीम है उनको बिल्कुल हिफाजत से सीधा पकड़ के रखे। Eventually after hours of टीम वर्क द ट्री हाउस वॉज कम्प्लीटली फिनिश्ड। और घंटों की मेहनत के बाद ट्री हाउस मुकम्मल तौर पर तैयार था। इन द एंड दे सेट इनसाइड टुगेदर ड्यूरिंग द इवनिंग एंड हैप्पीली वॉच द ब्यूटीफुल नाइट स्काई। और इख्तिताम पर वो उसके अंदर बैठे और शाम के वक्त खूबसूरत सितारों भरा आसमान जो था उन्होंने वो देखा। किस कदर खूबसूरत मंजर होगा। नेचर हमेशा आपको देखें पीस देता है, चाहे वो आप पढ़ें उसको देखें तो देखने में तो और ही क्या ही कहने हैं। ऑरल कम्युनिकेशन स्किल है हमारे पास, ये आपने अपनी क्लास को ग्रुप में जो है वो करना है। फिर उसके बाद में अपनी क्लास फेलोज़ के साथ डिस्कशन करनी है कि स्क्रीन टाइम का उस मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। अपने थॉट्स जो हैं वो आपने अपनी क्लास के साथ शेयर करने हैं। उसके बाद में ये आपके पास जो है ये पूरा हमारे पास जो आता है एक तरह से डायलॉग है जिसको हमने रीड करना है। रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड प्रैक्टिस इट विद योर फ्रेंड बाय टेकिंग टर्न बाय टर्न। आपने एक ने सबने रीड करना है। किरण, अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, आर यू गोइंग टू जॉइन द गार्डनिंग क्लब। क्या तुम गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो या आ रही हो। ज़ारा, वालेकुम अस्सलाम, नो इट सीम्स बोरिंग टू मी, डिड यू जॉइन। मेरे लिए तो ये बोरिंग है, क्या आपने ज्वाइन किया। किरण, येस आई एम सो ग्लैड टू जॉइन द गार्डनिंग क्लब दिस ईयर, इट हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स। येस, मैं बहुत खुश हूँ इसको ज्वाइन करने के लिए इस साल क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़ारा, रियली, क्या सच में। बट आई थिंक गार्डनिंग इज़ जस्ट अबाउट प्लांटिंग फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। मगर मुझे तो लगता है कि जो गार्डनिंग है, बागबानी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पौधे, फूल, सब्जियां उगाना, बस यही है। किरण, इट्स मोर दैन दैट, इससे भी ज़्यादा है। गार्डनिंग हेल्प्स द इन्वायरमेंट बिकम्स प्लेजेंट, वो माहौल की मदद करती है कि वो पुरसकून खुशगवार रहे। बाय इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी
हवा की जो मयार है उसको बेहतर बनाकर, एंड प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ, उनके लिए जगह देकर। इट आल्सो रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट्स रिलैक्सेशन, ये तनाव उसको भी कम करती है और जो रिलैक्सेशन है उसको भी जो है फ़रोग़ देती है, उसको भी बढ़ाती है। ज़ारा, आई डिड नॉट नो गार्डनिंग कुड डू ऑल दैट, मुझे नहीं पता था कि गार्डनिंग बागबानी ये सब करती है। हाउ डज़ इट इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी, ये किस तरह से हवा के मेयार को बेहतर बना सकती है। किरण, प्लांट्स ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जज्ब करते हैं, एंड रिलीज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। सो द मोर प्लांट्स वी हैव, तो जितने हमारे पास प्लांट्स होंगे, द क्लीनर आवर एयर बिकम्स, उतनी हमारी हवा जो है वो क्लीन होगी। ज़ारा, दैट्स अमेजिंग, ये तो बहुत हैरान कौन है, बहुत अच्छा है। व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग स्ट्रेस, व्हाट अबाउट रिड्यूसिंग ट्रीज, नो ये स्ट्रेस ही है, मुझे यहाँ पे वो लोगो है तो इसलिए समझ नहीं आई थी। तो स्ट्रेस को रिड्यूस कम करना किस तरह से, हाउ डज़ गार्डनिंग हेल्प विद दैट, जो गार्डनिंग है वो स्ट्रेस को कम करने में कैसे मदद कर सकती है। किरण, गार्डनिंग गिव्स यू अ चांस टू कनेक्ट विद नेचर, बागवानी आपको इस चीज़ का मौका फराहम करती है कि आप नेचर से कनेक्ट हों, एंड टेक अ ब्रेक फ्राम स्क्रीन्स एंड टेक्नोलॉजी, कि ये आपको मौका फराहम करती है कि आप स्क्रीन से, टेक्नोलॉजी से ब्रेक लें। इट्स कामिंग टू बी आउटसाइड, ये बहुत ज़्यादा पुरसकून करता है बाहर जाना। लिसनिंग टू बर्ड्स चिर्पिंग, परिंदों को सुनना, एंड फीलिंग द सॉइल इन योर हैंड, और जो मट्टी है उसको अपने हाथों में महसूस करना, किस कदर खूबसूरत मंजर है। मतलब मैंने नो डाउट कि देखिए अब हम इसको सिर्फ रीड करें, इतना खूबसूरत उसको जब हम इमेजिन कर रहे हैं तो हमें लग रहा है मतलब कि जैसे अक्सर ऐसा वेदर होता है ना कि बारिश होने वाली होती है और क्लाउडी जो है मॉर्निंग अगर हो या इवनिंग में भी ऐसे क्लाउड्स बने हुए हों और वो बादल बने हैं और हवा, ठंडी हवा चल रही है, मतलब वो इस कदर खूबसूरत मौसम लगता है ना। ज़ारा, आई कैन सी हाउ दैट वुड बी रिलैक्सिंग, मैं देख सकती हूँ कि किस तरह से ये रिलैक्सिंग पुरसुकून हो सकता है। एंड आई गेस ग्रोइंग योर ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ हेल्दियर टू राइट, और मुझे लगता है कि अपने फ्रूट्स और सब्जियाँ जो उगाना है वो सेहतमंद ये हो सकता है। किरण, डेफिनेटली वेयर यू ग्रो योर ऑन फूड, बिल्कुल व्हेन, जब आप अपने जो है फूड उसको उगाएंगे, यू नो एग्जैक्टली वेयर इट कम्स फ्रॉम एंड हाउ इट्स ग्रोन, तो आपको पता होगा कि कहाँ पे इनको उगाया, कहाँ से आया है। ज़ारा, आई थिंक आई माइट ट्राई गार्डनिंग एट होम, तो मुझे लगता है कि मुझे भी घर में गार्डनिंग को शुरू करना चाहिए। इट साउंड्स लाइक अ ग्रेट वे टू रिलैक्स एंड लर्न मोर अबाउट नेचर, तो ये इस तरह से है कि नेचर के बारे में मज़ीद पढ़ना, उसको जानना। यू शुड, आपको चाहिए। इट ऑल्सो अ वे टू गिव बैक टू आवर कम्युनिटी बाई शेयरिंग आवर प्रोडक्ट्स विद अदर्स, और ये बिल्कुल एक तरीका है कि अपनी कम्युनिटी को वापस कुछ करने का, बांटने का, अपनी प्रोडक्ट्स को दूसरों के साथ। ज़ारा, दैट्स ट्रू, ये सच है। आई नेवर रियलाइज्ड हाउ मच इम्पैक्ट गार्डनिंग कुड हैव, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि बागबानी की तरह से जो इम्पैक्ट डाल सकती है। थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल दिस विद मी, मेरे साथ ये सब बांटने के लिए शुक्रिया। किरण, आई विल श्योरली ज्वाइन द गार्डनिंग क्लब, मैं लाजमी तौर पे गार्डनिंग क्लब को ज्वाइन करूँगी। नो प्रॉब्लम ज़ारा, आई एम ग्लैड यू आर इंटरेस्टेड, कोई परेशानी नहीं, मुझे खुशी हुई कि आपने इसमें दिलचस्पी ली। नेक्स्ट है, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, इतने ज़्यादा पेजेस इन्होंने डाल दिए हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अच्छा, भी सी पार्ट है हमारा। कंपोज एंड रिसाइट योर ऑन पोएम, रेस्ट ऑफ द क्लास विल लिसन अटेंटिवली एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन क्वालिटी ऑफ रेसिटेशन, डिस्कस थीम्स ऑफ रिसाइटेड पोएम्स। ये आपके लिए एक्टिविटी दी गई है कि आपने खुद से कोई एक नज़म तैयार करनी है, उसके आपने थीम्स भी बताने हैं। तो मैंने फिर भी आपकी आसानी के लिए, नो डाउट ये बच्चे आपकी एक्टिविटी है, आपने करनी है, करेंगे तो ही आपको आएगी, मगर मैंने आपकी आसानी के लिए फिर भी जो है ये एक तैयार कर दी है, आप इसको देख लें, ठीक है। और यहाँ पे इसके थीम्स भी मैंने इसमें बता दिए हैं कि जो जो इसमें थीम्स इस्तेमाल हुए थे कि व्हेन स्टॉर्मी विंड्स बिगन टू ब्लो एंड राइज एंड सडन शैडोज डार्क द आफ्टरनून स्काइज स्टैंड फर्मली लाइक एन एंशियंट डीपली रूटेड ट्री, कि जब तूफ़ान और बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो और अचानक से अंधेरा आपको दोपहर में नज़र आए, तो फिर भी आप बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहें एक पुराने दरख्त के साथ जिसकी जड़ें नीचे तक हैं। एंड कीप योर माइंड एज़ काम एज़ एनी पीसफुल सी, और किसी भी समुंदर दरिया की तरह अपना जो दिमाग है, आपका माइंड है, उसको पुरसकून रखें। फॉर ट्रबल कम्स, परेशानियाँ मुश्किलें आती हैं, बट क्विकली फेयर्स अवे, मगर फ़ौरन चले जाती हैं। द डार्केस्ट नाइट मस्ट यील्ड टू ब्राइटर डे, एक जो डार्केस्ट अंधेरे वाली रात है वो लाजमी
लाजमी तौर पे सुबह के रोशन दिन में बदल जाती है। होल्ड फास्ट टू होप, उम्मीद का दामन थाम के रखें। लेट करेज गाइड योर स्ट्राइड एंड लेट योर इनर ट्रूथ बिकम योर स्टडी गाइड, अपने हौसला और आपका जो ट्रूथ है उसको आपका साथ देने दें, आपकी आवाज़ बनने दें। अब इसमें पोइम देखें, रिजिलियंस थीम्स आए हैं कि यानी कि मुश्किल से निकलना, इसमें होप थी, उम्मीद थी, और इमोशनल इसमें बैलेंस था कि दोनों को बैलेंस रखना है। ठीक है, ये एक तरह से मैंने आपको बता दिया है। चलिए मैं रीड करके भी बता ही देती हूँ। स्टेइंग स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, यानी कि मुश्किल हालात में, मुश्किल वक्त में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहना एक तूफ़ान की तरह। बिलीविंग दैट बैड सिचुएशंस आर टेम्परेरी एंड ब्राइटर डेज विल रिटर्न, यानी कि यकीन रखना ये कि ये हालात आर्जी हैं और रोशन दिन लाजमी आएंगे। कीपिंग अ काम माइंड व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू फील क्योटिक, यानी कि अपना आपको पुरसकून रखना, ठीक है, जबकि आपके इर्द गिर्द हर एक चीज़ जो है वो तबाही का मंजर भी पेश कर रही हो। राइटिंग स्किल है, राइटिंग, अच्छा ये आपको पेपर में हो सकता है आपको ऐसे वो क्वेश्चन दे दे, तो आपने किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। राइटिंग स्किल है, आपको ये पैराफ्रेजिंग का प्रोसेस बताया गया जिसमें ये होता है कि न्यू वर्ड्स होते हैं, रिपीट किए जाते हैं, व्हाट हैज़ बीन रिटन और सेड इन अ मोर सिंप्लीफाइड, यानी कि पैराफ्रेजिंग सिंपल बच्चे ये है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपने जैसे हमने नज़्म अपनी पढ़ी, ठीक है, हमने जैसे वो पूरा एक स्टैंजा था, हमने उसको अपने आसान अल्फाज में लाइन्स को करके बता दिया, तो ये होती है पैराफ्रेजिंग। सिंपल आसान अल्फाज हों। आप पैराफ्रेजिंग के देखें स्टेप्स बताए गए हैं कि आपने सबसे पहले जो कंटेंट उसको आप करना चाहते हैं, आपने उसे 3 से 4 टाइम्स एटलीस्ट आप उस लाइन स्टैंजा को रीड करें। फिर जब उसको पैराफ्रेज कर लेंगे तो उसमें आपने सिनोनिम्स का इस्तेमाल करना है। सिनोनिम्स का मतलब है कि मिलते जुलते अल्फाज, उससे जो है ना वो चेंज करते रहना है। फिर आपने जो ओरिजिनल टेक्स्ट के वर्ड हैं वो आपने चेंज कर देने हैं और उनको रीअरेंज कर देना है सिनोनिम्स के साथ। फिर आपने उसमें कॉम्बिनेशन जो है ना वो मतलब डाल देना है कि पैराफ्रेजिंग के इस तरह से आता है, ठीक है। अब है पैराफ्रेज द सेकंड एंड थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम इफ़ बाय यूजिंग पैराफ्रेजिंग रूल। अब पैराफ्रेजिंग का इस्तेमाल करते हुए आपने सेकंड और थर्ड का जो है इस्तेमाल करना है। मैं आपको पिछली वीडियोस में ये यहाँ देखें, ये पैराफ्रेज हम कर चुके थे ना, जो यहाँ पे हमने किए थे, कहाँ गए, ये देखें, जैसे 4 का किया था, ऐसे हमने ये 3 का किया था, ये इस तरह से हमने जो पैराफ्रेजिंग किए थे ना, सेम एज इट इज़ आपने यही वाले जाकर वहाँ उस क्वेश्चन का आंसर आपने दे देना है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको अब दोबारा नहीं करेंगे। समरी राइटिंग आ गई अब आपके पास। समरी क्या, कंसाइज एक पैराग्राफ होता है जिसमें हम टेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अगेन इसमें भी सेम इसी तरह से हैं। अब इसके हम रूल्स पढ़ लेते हैं कि अगर सबसे पहले हमने टेक्स्ट पढ़ लेनी है, फिर जितने उसमें कीवर्ड्स होंगे उनके सिनोनिम्स ढूंढ लेने हैं, फिर हमने उसके थीम को समझना है और फिर हमने खुद से समझ के अपने आइडिया में वो लिख लेना है। यहाँ Read the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Here is a summary of the poem. हमें जो है ये Stopping by Woods ये एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पे दी गई है कि आप इसको देखें और उसी तरह से फिर हमने समरी जो है इफ़ की हमने फिर वो बनानी है, ठीक है। तो वीडियो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं सिर्फ इसकी एक सिंपल आपको ट्रांसलेशन करके बता देती हूँ ताकि इसको जल्दी से आप देख लें। फिर हमने जो हमारी समरी मेन है ना, हम लेसन की फिर वो इंशाल्लाह करेंगे। In Stopping by Woods on a Snowy Evening, the poet describes stopping by a peaceful forest during his journey on a snowy evening. स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग में शायर एक बर्फ़ानी शाम के दौरान अपने सफ़र में एक पुरअमन जंगल के पास रुकने का जिक्र करता है। द फॉरेस्ट इज़ सीरीन एंड कवर्ड इन स्नो, जो वो जंगल है पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। क्रिएटिंग आ ट्रैंक्विल एंड ब्यूटीफुल सीन, जो जंगल है वो पुरसकून और बर्फ़ से जो है वो ढका हुआ है, जो कि एक दिलकश और ख़ूबसूरत मंज़र पेश करता है। यहाँ पे लाइन मेरी मिस है। द पॉइंट पॉज, वो रुकता है, टू टेक अ रेस्ट, आराम करने के लिए, इन द क्वाइटनेस, खामोशी में, एंड द ब्यूटी ऑफ द वुड्स, और उसकी खूबसूरती वुड्स की। जो शायर खामोशी और जंगल की खूबसूरती का लुत्फ़ लेने के लिए रुक जाता है, ठीक है। विच बिलोंग्स टू समवन हु लिव्स इन द जंगल, जो एक ऐसे शख्स की मिल्कियत है जो कि गांव में रहता है। हिज हॉर्स इज़ पजल्ड बाय द स्टॉप एज इट इज़ अनयूजुअल टू पॉज इन द मिडल ऑफ नोवेयर विदाउट एनी फार्म हाउस नियर बाय। इसका घोड़ा इस गैर मामूली तवक्कुफ़ पर हैरान होता है क्योंकि दरमियान में रास्ते में किसी फार्म हाउस के बगैर रुकना अजीब है। The only sound breaking the silence is the soft jingling of the horses' harness bells. खामोशी को सिर्फ घोड़े की लगाम की घंटियों की मध्यम आवाज़ तोड़ती है। The poet is captivated by the allure of the snowy woods, finding solace in and calmness in the peaceful atmosphere. शायर बर्फ़ से ढके जंगल के दिलकशी से मसहूर हो जाता है और पुरअमन माहौल में सुकून और इत्मीनान जो है वो महसूस करता है।
However, ताहम as much as he is drawn to the tranquility of the words, he remembers his obligations and promises that await him. ताहम जितना वो इन जंगलों की खामोशी से मुतासर होता है, उसे अपनी जिम्मेदारियां और वादे याद आ जाते हैं. He acknowledge, वो तस्लीम करता है that he cannot linger in the woods, कि वो ज़रा देर नहीं रुक सकता जंगल में. as he still has a long journey, कि इसके अभी तवील सफ़र इसने तय करना है. ahead of him before he can rest, और आराम से पहले उसने कई मंजिलें जो हैं बाकी हैं जो कि उसने करनी हैं, कवर करनी है, तय करनी है. तो अब हम समरी की जानिब बढ़ते हैं. इस नज़म की हम समरी को करेंगे. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से समरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी तौर पे करना है, किसी सूरत स्किप नहीं करना. द पोइम इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग इज़ अ गाइड ऑन हाउ टू बिकम अ गुड मैच्योर पर्सन. नज़म इफ़ जो है ये लिखी गई है रुडयार्ड किपलिंग की जानिब से, और ये एक तरह से रहनुमाई है किस तरह से एक अच्छा और मैच्योर इंसान बना जा सके. द पोइट एडवाइसेस, वो नसीहत करता है, एज टू स्टे काम, के बिल्कुल पुरसुकून रहें, काम रहें. व्हेन एवरीवन एल्स इज़ पैनिकिंग, जब हर कोई घबराहट खौफ का शिकार हो रहा हो. एंड ब्लेमिंग अस, और हमें इल्ज़ाम दे रहा हो. ही टेल्स अस टू ट्रस्ट आवरसेल्व्स, वो हमें बताता है कि हमें खुद पे यकीन रखना चाहिए. व्हेन अदर्स डाउट अस, जब दूसरे हम पे जो हैं वो शक करें. बट वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड देयर डाउट्स, मगर हमें उनके शक व शुबात को भी समझना चाहिए. द पोइट टीचेज़ अस, शायर हमें सिखाता है, दैट वी शुड ड्रीम एंड थिंक, कि हमें जो है वो ख्वाब देखने चाहिए, सोचना चाहिए. बट वी मस्ट नेवर लेट दोज थाट्स रूल आवर लाइव्स, मगर हमें उन ख्यालात को अपनी ज़िंदगी पे हुक्मरानी नहीं करने देनी चाहिए. इट रिमाइंड्स अस, ये हमें याद दिलाता है, दैट गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स विल बोथ हैपन, कि अच्छा और बुरा वक्त दोनों आएगा. बट वी मस्ट, और हमें लाजमी तौर पर जो है, ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. तो हमें जो ये चाहिए, मैंने कोटेशन इसमें लिखी है, आपने मार्कर के साथ लिखनी है, ये बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आपकी समरी में डालेगी. ठीक है, तो जो धोखेबाज हैं उनसे हमें सेम तरह से ट्रीट उसे करना चाहिए. फाइनली आखिरकार द पोइट एक्सप्लेन्स दैट इफ़ वी कैन रीबिल्ड आवर लाइव्स आफ्टर लूजिंग एवरीथिंग एंड नेवर कंप्लेन, कि अगर हम अपनी ज़िंदगी दोबारा से रीबिल्ड करते हैं सब कुछ खोने के बाद और कंप्लेन भी नहीं करते, वी विल सक्सेसफुली ओवरकम एनी चैलेंज, तो हम किसी भी चैलेंज को कम कर सकते हैं. इफ़ यू कैन फिल एवरी सिंगल मिनट, अगर आप हर सिंगल मिनट को विद हार्डवर्क काम के साथ गुजारें. एंड नेवर गिव अप, और हार ना माने. योर इज़ द अर्थ एंड एवरीथिंग दैट इज़ इन, तो ये ज़मीन और इसमें जो कुछ है सारा का सारा तुम्हारा है. तो जी स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ कि हर चीज़ आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ गई होगी. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें. तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल. अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह.